हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BPCG 176 सब्जेक्ट कोड लाया हूँ, जिसका टाइटल है जेंडर मनोविज्ञान। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर्स के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों की सही प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 तक का लिख कर आओगे। यह वीडियो इग्नू जून और दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खास करके बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन और आंसर की ओर समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपयुक्त उदाहरणों को देते हुए जेंडर शोध में उपयोग की जाने वाली विधियों पर विस्तार से बताइए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे कि जेंडर होता क्या है। दोस्तों देखो, ये जेंडर जो होती है वो लिंग को बोला जाता है। जेंडर का हिंदी होती है लिंग, ठीक है। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंगी और नपुंसकलिंग, है ना, नपुंसक लिंग। तो चारों ये दोस्तों, ये चारों लिंग होते हैं जेंडर का, ठीक है। उसके बाद जेंडर शोध। अब बोलोगे दोस्तों, अब बोलोगे क्या कि सर शोध क्या होता है ना? शोध क्या होता है? शोध उसको बोलते हैं दोस्तों, जैसे कि जेंडर शोध एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य समाज में पुरुषत्व और स्त्रीत्व के सामाजिक निर्माणों और उनके प्रभावों को समझना है। जेंडर शोध की प्रकृति बहुआयामी होती है, इसलिए शोधकर्ता इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते हैं। नंबर 1 मात्रात्मक, है ना, मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव, ठीक है। और दूसरा है गुणात्मक, जिसका इंग्लिश है क्वालिटेटिव विधि, है ना। दोस्तों, मैं बोल रहा था कि शोध क्या होता है। शोध जो होती है दोस्तों, किसी विषय को गहराई से समझना, गहराई से पढ़ना, गहराई से उसके बारे में सोचना, उसी को बोलते हैं शोध, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलेंगे। मात्रात्मक विधियाँ क्या है? मात्रात्मक विधि या विधियाँ, उसका इंग्लिश होती है भाई दोस्तों क्वांटिटेटिव रूल, है ना, क्वांटिटेटिव रूल। तो जिसका हिंदी है मात्रात्मक विधियाँ का उद्देश्य सांख्यिकी डेटा के माध्यम से जेंडर आधारित प्रवृत्तियों और असमानताओं को मापना है ना। मापने का मतलब होता है उसकी नाप, हाइट या ऊंचाई जो होता है मापने के लिए उसको मापते हैं, है ना। इसमें सर्वेक्षण, यानी कि सर्वेक्षण का इंग्लिश होता है सर्वे, जिसको हम लोग भी बोलते हैं कि सरकार के जरिए से सर्वे करने आते हैं ना, तो वो सर्वे होती है, ठीक है। इस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यानी कि मेल और फीमेल का, है ना। सबसे प्रमुख विधि है, उदाहरण के लिए यदि शोधकर्ता को भारत के कॉर्पोरेट, है ना, कॉर्पोरेट क्षेत्र में जेंडर आधारित वेतन अंतराल, यानी कि उसका इंग्लिश होता है, जैसे कि जेंडर आधारित वेतन अंतराल का इंग्लिश होता है जेंडर पे गैप, है ना, का अध्ययन करना है। क्या करना है? जेंडर पे का अध्ययन करना है। तो वह एक संरचित प्रश्नावली, है ना, प्रश्नावली का उपयोग करके
हजारों कर्मचारियों से डेटा एकत्र करेगा, है ना। तो यह विधि जेंडर असमानता को ठोस आंकड़ों में प्रस्तुत करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त प्रयोगात्मक विधि का उपयोग जेंडर रूढ़ियों के प्रभाव को प्रयोगशाला जैसी नियंत्रित स्थितियों में जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए अगला विधि है गुणात्मक विधि। दोस्तों गुणात्मक विधि का इंग्लिश होता है क्वालिटेटिव रूल। ठीक है, उसके बाद गुणात्मक विधियों का उपयोग जेंडर के गहरे सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभवों को समझने के लिए किया जाता है ना। मान के चलिए समाजों में व्यक्तिगत या सामाजिक के अंदर में उसको अनुभव क्या है उसके समझने के लिए, उसका नॉलेज को ग्रहण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें गहन साक्षात्कार, है ना, साक्षात्कार उसका इंग्लिश होता है इन डेप्थ इंटरव्यूज, है ना। गहन साक्षात्कार का इंग्लिश होता है इन डेप्थ इंटरव्यूज। ठीक दोस्तों, उसके बाद आगे है अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। उदाहरण के लिए घरेलू हिंसा से बची महिलाओं के अनुभवों को समझने के लिए शोधकर्ता उनसे खुलकर बातचीत करता है। तो दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शोधकर्ता का मतलब क्या होता है ना। तो शोधकर्ता का मतलब मैं फिर से बता दे रहा हूँ। शोधकर्ता का मतलब होता है कि किसी विषय के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी के बारे में, है ना, किसी व्यक्ति के बारे में उसकी गहराई से जानकारी लेना, समझना, उसी को बोलते हैं शोधकर्ता। ठीक है, या किसी कार्य के बारे में जानकारी लेना तो उसी को बोलते हैं दोस्तों शोधकर्ता। उनसे खुलकर बातचीत करता है, खुलकर यानी कि उसके बारे में जानकारी लेता है, खुल के बात करता है, उसी को बोलते हैं बेटा शोधकर्ता। ठीक है दोस्तों, जिससे उनके मानसिक संघर्ष और सामाजिक दबाव की बारीकियों सामने आती है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है क्या कि जब समझ जाते हैं तो उसका मानसिक रूप और उसका मानसिक जो संघर्ष होती है, सामाजिक दबाव की बारीकियों सामने आती है ना। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण विधि है ना निर्वंश विज्ञान। क्या है? निर्वंश विज्ञान, है ना। उसका इंग्लिश है दोस्तों इथनोग्राफ, है ना, इथनोग्राफी है, जहाँ शोधकर्ता किसी विशेष समुदाय जैसे कि किसी दूर दराज के गांव की महिलाएं के बीच रहकर उनकी दैनिक जेंडर भूमिकाओं का अवलोकन करता है। जैसे कि कोई बाहरी दूर दराज से आए हुए किसी मेहमानों के पास बैठ के उसके बारे में उसकी जानकारी लेना, उसका थिंकिंग को समझना, उसी को बोलते हैं दैनिक जेंडर भूमिका का अवलोकन करता है ना। तो चलिए दोस्तों अगला स्टेप है विषय वस्तु विश्लेषण, है ना, कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस, है ना, भी जेंडर शोध की एक प्रभावी विधि है। जेंडर शोध की एक प्रभावी विधि है ना। इसमें मीडिया सामग्री, विज्ञापनों और पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों की कहानियों की किताबों में यह जांचना कि क्या नायक हमेशा साहसी लड़का होता है और सहायक भूमिका में सुंदर लड़की। जेंडर शोध में विधियों का एकीकरण, यानी कि एकीकरण मतलब होता है बेटा, विधियों का एकीकरण का मतलब इंग्लिश होता है मिक्स्ड मेथड्स। ठीक है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है ना, क्योंकि यह आंकड़ों और मानवीय अनुभवों दोनों का संतुलित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? आई होप समझ में आ ही रहा होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आप चलेंगे। जेंडर के प्रति अंत
क्रियात्मक दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? सेंड्रा बेम के जेंडर स्कीमा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, है ना। जेंडर के प्रति यानी कि जेंडर के प्रति अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण, अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण का इंग्लिश होता है इंट्रैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। इस विचार पर आधारित है कि जेंडर कोई जन्मजात या स्थिर वस्तु नहीं है। यहाँ कहता है कोई भी जेंडर, ठीक है, जन्मजात या स्थिर वस्तु नहीं है ना। यानी कि स्थिर का मतलब होता है कि या ठहराव, एक ही जगह ठहरना या एक ही जगह रुकना या सेम एज का होना, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। और जो भी चीज़ है ये ज़रूरी नहीं है कि जन्मजात से होगा ही, ठीक है दोस्तों, जिसे हम अपने भीतर धारण करते हैं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम दूसरों के साथ अपनी सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान निरंतर निर्मित और प्रदर्शित करते हैं। समाजशास्त्री वेस्ट और जिमरमैन के अनुसार हम सामाजिक स्थितियों के अनुरूप जेंडर करते हैं, है ना। जेंडर करने का मतलब इंग्लिश होता है बेटा दोस्तों डूइंग जेंडर, है ना, है, ठीक है। इसका अर्थ है कि हमारी बातचीत, हाव भाव और व्यवहार यह तय करते हैं कि हम समाज की जेंडर अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं या नहीं, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब ये है, अर्थ है कि हमारे बातचीत यानी कि हमारी हाव भाव यानी कि चलने का, रहने का, खाने का, पीने का, यानी हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारा हाव भाव कैसा है, तो वो तय करते हैं कि हम समाज के जेंडर अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो वो चीज़ आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहता है सेंड्रा बेम का जेंडर स्कीमा सिद्धांत। तो जेंडर स्कीमा सिद्धांत का इंग्लिश होता है जेंडर स्कीमा थ्योरी। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से समझते होंगे दोस्तों। तो यह समझाने का प्रयास करता है कि बच्चे किस प्रकार जेंडर से संबंधित का मतलब होता है इंग्लिश होता है रिलेशंस, ठीक है ना। सूचना यानी कि उसको सूचना देना, कोई न्यूज़ देना, है ना, को अपने दिमाग में व्यवस्थित करते हैं, यानी अपने कोई भी बात जो है अपने दिमाग में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। यानी कि किसका कहना है सेंड्रा बेम का सिद्धांत है, यानी कि जेंडर स्कीमा सिद्धांत है, ठीक है। तो वे अपने परिवेश से जेंडर स्कीमा मानसिक संरचना, है ना, मानसिक संरचनाएं विकसित करते हैं। यह स्कीमा एक फिल्टर की तरह काम करता है, यह स्कीमा एक फिल्टर की तरह काम करता है जो बच्चे को यह बताता है कि समाज में कौन सी वस्तु, व्यवहार या भावना पुरुषोचित है और कौन सी स्त्रियोचित है ना। यहाँ कहने का मतलब ये है जो फिल्टर काम करती है, स्कीमा एक फिल्टर की तरह जो काम करता है, वो क्या कहना चाहता है कि बच्चे को यह बताता है कि बच्चों को या किसी भी इंसान को या किसी भी व्यक्ति को यह बताता है कि समाज में कौन सी वस्तु या कौन सा व्यक्ति पुरुष है या कौन सी व्यक्ति स्त्री है, ठीक है। इस चीज़ का डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। अब सेंड्रा बेम के सिद्धांत के मुख्य आधार निम्नलिखित है। क्या है? सेंड्रा बेम के सिद्धांत के मुख्य आधार निम्नलिखित है। अगला है संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, है ना। तो दोस्तों संज्ञानात्मक प्रसंस्करण का इंग्लिश होता है कॉग्निटिव प्रोसेसिंग, है ना। क्या होता है? कॉग्निटिव प्रोसेसिंग।
बच्चा केवल सूचनाएं प्राप्त नहीं करता बल्कि वह सक्रिय रूप से दुनिया को जेंडर के चश्मे से वर्गीकृत करना सीखता है। उदाहरण के लिए वह रंगों, खिलौनों और यह तक कि व्यवसायों को जेंडर के आधार पर बांट देता है। तो दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे। अगला स्टेप है आत्मधारणा का विकास। आत्मधारणा का विकास का इंग्लिश होता है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, या फिर आप अगर हिंदी में बोलोगे तो होता है खुद का समझ, यानी कि जो खुद से समझ जाना, खुद से संतुष्टि हो जाना, उसी को बोलते हैं आत्मधारणा का विकास। ठीक है, बच्चा अपनी स्वयं की पहचान को इन जेंडर स्कीमाओं के साथ जोड़ने लगता है। वह उन्हीं गतिविधियों में शामिल होना चाहता है जो उनके स्कीमा के अनुसार उनके जेंडर के लिए सही है। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप है रूढ़िवादिता का सुदृढ़ीकरण है ना, रूढ़िवादिता का सुदृढ़ीकरण। तो दोस्तों, इसका इंग्लिश होता है स्टेट टाइप रेनफोर्समेंट, है ना। अगर देखा जाए तो उसका रूढ़िवादिता का सुदृढ़ीकरण का जब समाज या समूह पहले से पूर्वाग्रह से ग्रसित या अति सरलीकृत होना, है ना दोस्तों, इसी का मतलब है। तो चलिए मैं आगे स्टेप लेके जा रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। जेंडर स्कीमा के कारण व्यक्ति उन जानकारियों को जल्दी याद रखता है जो उसकी जेंडर रूढ़ियों से मेल खाती है, और जो मेल नहीं खाती उन्हें अनदेखा कर देता है। तो दोस्तों, अंतःक्रियात्मक दृष्टिकोण और बेम का सिद्धांत दोनों ही यह स्पष्ट करते हैं कि जेंडर का निर्माण हमारे मस्तिष्क और समाज के बीच होने वाली निरंतर अंतःक्रियाओं का परिणाम है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, लिंगवाद के प्रमुख घटकों की व्याख्या कीजिए। जेंडर पूर्वाग्रह में दुर्भावना और हितैषिता के दृष्टिकोण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले पूर्वाग्रह क्या होता है? क्या पूर्वाग्रह का इंग्लिश होता है प्रेजुडिस, है ना, और जो उसका मतलब जो होता है हिंदी में, किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह के बारे में बिना जाने व्यक्तिगत कोई राय या धारणा बना लेना, उसी को हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब रही बात कि हितैषिता किसको बोलते हैं। हितैषिता वो होता है बेटा दोस्तों, जैसे कि भलाई चाहने की भावना या कल्याण की भावना, ये दोनों जो होती है ये हितैषिता में होती है। हितैषिता का मतलब ये है कि भलाई चाहने की भावना, ठीक है, या कल्याण की भावना। तो दोस्तों, अब आई होप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। लिंगवाद यानी सेक्सिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके प्रति भेदभाव, पूर्वाग्रह या नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। अभी बोले थे ना, पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु या समूह के बारे में बिना जाने, बिना समझे किसी व्यक्तिगत कोई राय या धारणा बना देता है, उसी को पूर्वाग्रह बोलते हैं। या नकारात्मक, यानी कि जिसका सोच गलत हो, निगेटिविटी हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों नकारात्मक। ठीक है, तो दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, यानी कि निगेटिविटी को बढ़ावा देती है ना। लिंगवाद के प्रमुख घटकों में जेंडर रूढ़िवादिता
व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और संस्थागत भेदभाव शामिल हैं। यह शक्ति के उस ढांचे को बनाए रखता है जहां एक जेंडर अक्सर पुरुष यानी कि अक्सर पुरुष को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि जैसे कि पुरुष को स्त्री से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, यानी कि बोलते हैं क्या कि पुरुष ज़्यादा मजबूत है, स्त्री कम मजबूत है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं है कि पुरुष ही मजबूत होते हैं, स्त्री नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ग्लिक और फिस्क फिस्क 1996 ने जेंडर पूर्वाग्रह को समझने के लिए उभयलिंगी लिंगवाद यानी कि एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें 2 प्रमुख दृष्टिकोण शामिल हैं। पहला है दुर्भावनापूर्ण लिंगवाद, जिसका इंग्लिश है हॉस्टाइल सेक्सिज्म। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग समझते ही होंगे अच्छे तरीके से। यह महिलाओं के प्रति प्रत्यक्ष और आक्रामक नकारात्मक दृष्टिकोण है। अभी बताया था ना कि एक लेडीज़ या फिर महिला के बारे में पूरी तरह से नेगेटिविटी सोच है, नकारात्मक सोच है। अभी वही चीज़ मैं पहले बता चुका था, जैसे जो चीज़ अभी बोला हूँ मैं। देखो, महिलाओं के प्रति प्रत्यक्ष और आक्रामक नकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक मतलब होता है दोस्तों नेगेटिविटी, ठीक है। नेगेटिविटी का मतलब ये होता है, अब नहीं गलत चीज़ नहीं, ये ऐसा चीज़ की जो जेंट्स कर सकता है या पुरुष कर सकता है वो स्त्री नहीं कर सकता है। ये सब चीज़ का नकारात्मक है, ठीक है। इसमें यह माना जाता है कि महिलाएं पुरुष की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश कर रही है या वे पुरुषों को नियंत्रित करना चाहती है। यह दृष्टिकोण उन महिलाओं को निशाना बनाता है जो पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं से बाहर निकलती है, जैसे कि स्वतंत्र करियर वाली महिलाएं या नारीवादी या जेंडर पूर्वाग्रह का वह रूप है जो स्पष्ट रूप से अपमानजनक और शत्रुतापूर्ण होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका था कि महिला को अपमानजनक और शत्रुतापूर्ण, ठीक है। अब शत्रुतापूर्ण मतलब क्या होता है दोस्तों? देखो, दुश्मन भरा या फिर आक्रमण। शत्रुतापूर्ण का मतलब होता है दुश्मन भरा, है ना। अगला स्टेप है नंबर 2, हितैषी आपको मैं पहले बता चुका था। हितैषी का मतलब होता है भलाई चाहने की भावना या फिर कल्याण की भावना, है ना। तो हितैषी लिंगवाद का इंग्लिश होता है बेनेवोलेंट सेक्सिज्म, है ना। यह लिंगवाद का एक सूक्ष्म और छद्म सकारात्मक रूप है। लिंगवाद का एक सूक्ष्म और छद्म सकारात्मक रूप है। इसमें महिलाओं को नाजुक, शुद्ध और सुरक्षा की पात्र माना जाता है। इसमें महिला को शुद्ध और सुरक्षा की पात्र माना जाता है। हालांकि यह सुनने में सम्मानजनक लगता है, लेकिन वास्तव में यह महिलाओं की क्षमता को कम आंकता है और उन्हें पुरुष के अधीन बनाए रखता है। उदाहरण के लिए यह मानना कि महिलाएं बहुत कोमल होती है, इसलिए उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देने चाहिए, हितैषी लिंगवाद है। ये क्या है? हितैषी लिंगवाद क्या कहे? अभी वही चीज़ बताया गया है कि पुरुष जो है अधीन यानी कि अधिक बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? यानी कि यहाँ बताया गया है महिला की क्षमता को कम आंकता है और उन्हें पुरुष के अधीन बनाए रखता है। उदाहरण के लिए यह मानना है कि महिला बहुत कोमल होती है, इसलिए उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं देने चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, महिला कमज़ोर नहीं होती है, महिला भी मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। हर एक तरफ से, चाहे आप जैसे भी जोड़ो या जैसे भी सोचो, उसी तरफ से महिला हर तरफ से स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है दोस्तों। महिला कमज़ोर नहीं होती है।
तो चलिए दोस्तों, अगला स्टेप में जेंडर पूर्वाग्रह में ये दोनों दृष्टिकोण एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यह दुर्भावनापूर्ण लिंगवाद उन महिलाओं को दंडित करता है जो विद्रोह करती है, यानी कि जो विरोध करता है उसी को दंडित करता है। वही हितैषी लिंगवाद उन महिलाओं को पुरस्कृत करता है जो पारंपरिक ढांचों के भीतर रहकर पुरुषों की अधीनता स्वीकार करती है। ये दोनों दृष्टिकोण मिलकर समाज में जेंडर आधारित समानता को गहराई से स्थापित करते हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आई होप आप लोग अच्छे से समझते ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लिंग और जेंडर के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि लिंग और जेंडर के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, उसका अंतर पूछ रहा है दोस्तों। उचित उदाहरण देते हुए जेंडर समाजीकरण की व्याख्या कीजिए। जेंडर समाजीकरण की व्याख्या करने बोल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, लिंग और जेंडर दो ऐसी अवधारणाएं हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन मनोविज्ञान में इनके बीच गहरा अंतर है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर जेंडर बोलते हैं तो एक ही चीज़ दिमाग में आता है ना। तो दोस्तों, लेकिन एक चीज़ होता नहीं है, मनोविज्ञान के अंदर में ये इसके बीच बहुत गहरा अंतर होती है। ठीक है, उसके बाद लिंग यानी कि सेक्स एक जैविक और शारीरिक अवधारणा है जो प्रजनन यानी कि पैदा करना, प्रजनन करना, अंगों यानी कि प्रजनन मतलब होता है पैदा करना। ठीक है, अंगों गुणसूत्रों का मतलब होता है जो प्रजनन करने की जो गुणसूत्र होती है, XY या XX है ना, XX हो या XY, और हार्मोनल संरचना और आधारित होती है। तो दोस्तों, लिंग प्राकृतिक होता है। जाहिर सी बात है, लिंग जो होती है कोई इंसान नहीं बनाता है, हमारे प्राकृतिक हमारे गॉड ने बनाते हैं, गॉड के ही जरिए से सब कुछ होता है। ठीक है, उसके बाद और यह जन्म के समय निर्धारित होता है। इसके विपरीत यानी कि इसी के उल्टा अब जेंडर में आओ दोस्तों, और जेंडर के बारे में देखेंगे। एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक निर्माण है, और जेंडर जो है एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक निर्माण है। यह उन भूमिकाओं, व्यवहारों और व्यक्तित्व गुणों को दर्शाता है जिन्हें समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उचित मानता है। अगला स्टेप है दोस्तों, लिंग और जेंडर के अंतर को इस उदाहरण से समझा जा सकता है। स्तनपान करना एक जैविक क्रिया है जैसे लिंग, लेकिन घर की साफ सफाई करना या रसोई संभालना एक सामाजिक अपेक्षा है। जेंडर, ये जेंडर कहता है। जेंडर समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज के जेंडर मानदंडों, भूमिकाओं और व्यवहारों को सीखते हैं। यह प्रक्रिया जन्म के क्षण से ही शुरू हो जाती है। इसके मुख्य माध्यम निम्नलिखित है, जैसे परिवार में क्या क्या आते हैं दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग। माता पिता अक्सर अनजाने में बच्चों के साथ जेंडर के आधार पर अलग व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, लड़कों को रोने पर बहादुर बनने के लिए कहा जाता है, जबकि लड़कियों को शांत और आज्ञाकारी होने पर सराहना मिलती है। खिलौनों का चुनाव, जैसे लड़कों के लिए कार और लड़कियों के लिए गुड़िया, समाजीकरण का प्रारंभिक चरण है ना, प्रारंभिक चरण है।
तो दोस्तों इसी प्रकार जैसे लड़कों के लिए कार लेके देते हैं खिलौने के रूप में, और लड़कियों को एक गुड़िया लेके देते हैं। यहीं पे हमारे परिवार के अंदर में, हमारे फैमिली के अंदर में यही तो समाजीकरण हो जाता है। समाजीकरण यही शुरू हो जाता है, स्टार्टअप हो जाता है। लड़का को कार, बस, मोटरसाइकिल, राइडर बाइक ये सब लेके देते हैं, और लड़कियों को गुड़िया, खिलौना, है ना, यानी कि ऐसे सब चीज़ गुड़िया टाइप का लेके देते हैं, ताकि जेंडर का अलग अलग डिफरेंट जो समाजीकरण होता है प्रारंभिक वहीं से स्टार्टअप हो जाता है। अब आइए स्कूल में क्या कहते हैं। शिक्षक अक्सर लड़कों को गणित और विज्ञान जैसे विषयों में अधिक प्रोत्साहित करते हैं, जबकि लड़कियों को कला या गृह विज्ञान की ओर मोड़ा जाता है। यह बच्चों की भविष्य की करियर चॉइस को प्रभावित करता है। देखिए दोस्तों, यह स्कूल के अंदर में अक्सर लड़कों को मैथ यानी कि गणित और विज्ञान में सबसे अच्छे मानते हैं लड़कों को, लेकिन लड़कियों को उसी स्कूल के अंदर में कला यानी कि जो कला जो होता है, जैसे कि चित्रकला या फिर कोई चीज़ को बनाना, किसी वस्तु को बनाना, किसी का फिगर बनाना, उसी को बोलते हैं कला। या गृह विज्ञान होता है कि जो हमें खाना पकाना आता है, जो घर की काम होती है, उसी को गृह विज्ञान बोलते हैं दोस्तों। तो और मोड़ा जाता है, यानी कि सेकेंड जो स्टेप है, सेकेंड समाजीकरण जो होता है वो स्कूल में भी बांट दिया जाता है कि जैसे मैथ साइंस जो है वो लड़कों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हमारे गर्ल्स हो या लड़कियों हो, उसका भी बहुत सारा मैथ और साइंस भी स्ट्रॉन्ग होती है। या फिर कला के अंदर में सिर्फ लड़कियों का ही नहीं होता है, लड़कों का भी होता है कला या गृह विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, तो भविष्य की करियर चॉइस को प्रभावित करता है। समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। मीडिया में आ जाओ दोस्तों, तो मीडियापन और फिल्म जेंडर समाजीकरण के शक्तिशाली स्रोत है। वॉशिंग पाउडर के विज्ञापनों के केवल महिलाओं को दिखाना यह संदेश पुख्ता करता है कि घरेलू काम स्त्री की जिम्मेदारी है। ऐसा कुछ नहीं, घरेलू काम सिर्फ स्त्री ही नहीं कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए जेंडर समाजीकरण व्यक्ति के स्वयं की पहचान को जेंडर के निश्चित सोचों साँचों में ढाल देता है। उदाहरण के लिए एक पुरुष यह महसूस कर सकता है कि कोमलता दिखाना कमजोरी है, क्योंकि उसका समाजीकरण कठोरता के आदर्शों पर हुआ है। उचित उदाहरणों से स्पष्ट है कि समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो जेंडर आधारित असमानताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे, अपेक्षा स्थिति सिद्धांत के संदर्भ में जेंडर विकास को स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करने स्पष्ट करने बोल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो अपेक्षा का मतलब होता क्या है दोस्तों, ये चीज़ हम लोग सबसे पहले जानेंगे। अपेक्षा का मतलब क्या होता है? अपेक्षा का मतलब होता है कि उम्मीद, आशा, इच्छा, किसी चीज़ का चाहत। ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों। आप लोग अपेक्षा का मतलब क्या होता है इसके बारे में आप जान जाओ। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद करना, आशा करना, इच्छा करना, या किसी चीज़ का चाहत रखना, किसी चीज़ के ऊपर चाहत रखना। ठीक है दोस्तों, तो अपेक्षा स्थिति सिद्धांत, उसका इंग्लिश होता है दोस्तों एक्सपेक्टेशन स्टेट्स थ्योरी। ठीक है, चलिए अब समझेंगे हम लोग। यह समझाने का एक किस महत्वपूर्ण सामाजिक मनोवैज्ञानिक ढांचा है कि सामाजिक क्रियाओं के दौरान जेंडर आधारित असमानताएं कैसे निर्मित और सुदृढ़ होती है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि किसी समूह में काम करते समय लोग एक दूसरे की क्षमताओं के बारे में किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं। जेंडर विकास के संदर्भ में यह सिद्धांत बताता है कि समाज में पुरुषों और महिलाओं को दी गई स्थिति या स्टेटस उनके व्यवहार और विकास को गहराई से प्रभावित करती है। तो दोस्तों, यह हम क्या समझे, यह हम समझे क्या कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी उसका स्थिति को देख के हम
ये सोच सकते हैं, आशा रख सकते हैं, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में चाहत रख सकते हैं कि अब मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं, आप ये सोच सकते हैं कि मैं इस चीज़ को, मेरी चाहत क्या है कि मैं पढ़ सकता हूँ, यानी कि पढ़ने का इच्छा होता है ना, या फिर कुछ बनने का चाहत होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला है, इस सिद्धांत के अनुसार जेंडर एक विस्तृत स्थिति विशेषता है ना, इसका इंग्लिश होता है डिफ्यूज स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि लोग अनजाने में यह मान लेते हैं कि पुरुष महिलाओं की तुलना में अधिक सक्षम, प्रभावशाली और नेतृत्व करने में कुशल होते हैं। यह पुरुष और महिलाएं किसी कार्य को करने के लिए एक साथ आते हैं तो समूह के सदस्य पुरुषों से उच्च प्रदर्शन की अपेक्षा करने लगते हैं। देखो दोस्तों यहाँ क्या कहता है, तो समूह के सदस्य पुरुषों से उच्च प्रदर्शन की अपेक्षा करने लगते हैं। अपेक्षा का मतलब तभी बताए थे दोस्तों कि अपेक्षा का मतलब होता है चाहत होना, इच्छा होना, उम्मीद रखना। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी कोई भी कार्य में पुरुष से ज़्यादा उम्मीद होता है कि पुरुष मेरा ये सारा काम कर लेंगे या ज़्यादा काम कर लेंगे कोई भी चीज़ में। ठीक है, एक उम्मीद होती है, एक चाहत होती है, एक आशा होती है। तो यह उच्च अपेक्षा पुरुषों को अधिक आत्मविश्वास देती है। यह सी बात है, ये अपेक्षा जो है, उम्मीद जो है, ये विश्वास जो है, ये आत्मविश्वास देती है पुरुष को, जिसमें वे अधिक बात करते हैं, अधिक सुझाव देते हैं और अंततः नेतृत्व की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जेंडर विकास पर इसके प्रभाव निम्नलिखित है। किस प्रकार है? निम्नलिखित है ना। आत्म क्षमता का विकास। क्या है? आत्म क्षमता का विकास। यदि समाज और परिवार निरंतर यह संदेश देते हैं कि कुछ विशेष कार्य जैसे गणित या तकनीक पुरुषों के लिए बेहतर है, तो महिलाएं उन क्षेत्रों में अपनी क्षमता को कम आंकने लगती है। यह जेंडर आधारित कौशल विकास में अंतर पैदा करता है। ठीक है दोस्तों, और वह अगला स्टेप है व्यवहारात्मक पुष्टि, है ना, व्यवहारात्मक पुष्टि। जब किसी व्यक्ति की उच्च प्रदर्शन की अपेक्षा की जाती है, यानी कि उच्च प्रदर्शन बोले तो बड़ा प्रदर्शन, बड़ा कार्य दिया जाता है या बड़ा अपेक्षा उससे उम्मीद रखा जाता है, बड़े कामों का, बड़े कार्यों का बड़ा करने का उससे उम्मीद रखा जाता है, अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है, भरोसा की जाती है, तो वह वास्तव में बेहतर प्रदर्शन करने लगता है। तो अगर हम मान के चलो दोस्तों, अगर हम आप लोगों के ऊपर हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग हमारे इस चैनल को, इस वीडियो को अधिक से अधिक पढ़ेंगे और समझेंगे, तो ये उम्मीद होती है हमारी और आशा होती है हमारी, चाहत होती है हमारी कि आप अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को देखें और समझें, और अच्छे तरीके से, उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप लोग समझते होंगे। यानी कि सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, है ना, प्रोफेसी। तो पुरुषों को अक्सर सक्षम माना जाता है, जिससे उनका पेशेवर विकास तीव्र होता है, जबकि महिलाओं को अपनी योग्यता साबित करने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़ता है। शक्ति संरचना का सुदृढ़ीकरण। शक्ति संरचना का सुदृढ़ीकरण यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि जेंडर विकास केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं है, बल्कि यह सामाजिक अपेक्षाओं का निर्माण है। यह अपेक्षा बचपन से ही बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है, जिसमें वे अपनी भूमिकाओं को उसी स्थिति के अनुरूप ढाल देते हैं जो समाज ने उनके जेंडर को दी है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में, जेंडर के संबंध में अन्योन्याश्रित आत्म संपर्तीय के विस्तृत दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। अन्योन्याश्रित
आत्मसंपर्तीय का अर्थ है स्वयं को दूसरों के साथ संबंधों और सामाजिक संदर्भों के माध्यम से परिभाषित करना। जेंडर मनोविज्ञान में यह दृष्टिकोण विशेष रूप से महिलाओं के आत्मविकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, ये जेंडर के संबंध में जो अन्योन्याश्रित आत्म संपर्तीय जो विस्तृत दृष्टिकोण का वर्णन करने बोल रहा है, ये जो कहता है कि महिलाओं के लिए ज़्यादा भूमिका निभाना पड़ता है ना, महिलाओं को ज़्यादा मान्यता दिया गया है। ठीक है, क्रॉन्स और मेडसन जैसे शोधकर्ताओं के अनुसार जेंडर समाजीकरण के कारण पुरुषों और महिलाओं में स्वयं यानी कि सेल्फ को देखने का नज़रिया अलग अलग विकसित होता है। जाहिर सी है दोस्तों कि हर एक किसी का नज़रिया अलग अलग होती है, एक तरह का नज़रिया तो किसी का होता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, सबको पता है कि नज़रिया सेम तरह का नहीं होता है। जहाँ पुरुषों में अक्सर स्वतंत्र आत्म संपर्तीय यानी कि इंडिपेंडेंट सेल्फ कंस्ट्रल देखा जाता है, वहीं महिलाओं में अन्योन्याश्रित आत्मसंपर्तीय अधिक प्रबल होता है। इसके विस्तृत दृष्टिकोण के मुख्य पहलू निम्नलिखित है। संबंधों की प्राथमिकता, न्योन्याश्रित आत्मसंपर्तीय रखने वाले व्यक्ति के लिए उसकी पहचान उसके रिश्तों जैसे बेटी, पत्नी, माँ या मित्र से जुड़ी होती है। उनकी खुशी और आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर करता है कि उनके सामाजिक संबंध कितने सामंजस्यपूर्ण है। आई होप आप लोग समझते ही होंगे दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। भावनात्मक संवेदनशीलता, इस दृष्टिकोण में दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशीलता शामिल है। लेकिन दोस्तों यहाँ कहता है दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों के प्रति अधिक संवेदनशीलता शामिल है, यानी कि दूसरों की भावनाओं से, ठीक है, उसका संवेदनशीलता शामिल होता है। महिलाएं अक्सर दूसरों की मदद करने, सहानुभूति दिखाने और संघर्षों को सुलझाने में अपनी सार्थकता महसूस करती है। इसे अक्सर देखभाल की नैतिकता यानी कि एथिक्स ऑफ केयर के रूप में देखा जाता है। और यह सच है दोस्तों कि महिला सहन शक्ति होती है, ठीक है, संवेदनशीलता होती है और सहानुभूति होती है, और संघर्ष उसके सामने कितनों भी आ जाए वो संघर्ष को पूरा करती है। ठीक है दोस्तों, और संघर्ष को सुलझाने में अपनी सार्थकता महसूस करती है दोस्तों, और ये जो है देखभाल करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण निभाती है। सामूहिक निर्णय लेना यानी कि अन्योन्याश्रित आत्मसंपर्तीय वाले लोग व्यक्तिगत लाभ के बजाय सामूहिक हित को प्राथमिकता देते हैं। उनके निर्णय अक्सर इस बात से प्रभावित होते हैं कि उनके परिवार या समूह पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला स्टेप है दोस्तों सामाजिक संदर्भ की भूमिका। यह दृष्टिकोण मानता है कि जेंडर का विकास स्थिर नहीं है। एक महिला विभिन्न सामाजिक संदर्भों में अपनी भूमिका को बदल सकती है। जाहिर सी बात है दोस्तों
यह दृष्टिकोण मानता है कि जेंडर का विकास स्थिर नहीं है। जाहिर सी बात है, ये हकीकत, ये सच है। जेंडर का विकास जो होती है वो स्थिर नहीं है, ठीक है, वो अस्थिर है। सामाजिक संदर्भों में अपनी भूमिका को बदल सकती है ताकि वह दूसरों की अपेक्षाओं और संबंधों की गरिमा को बनाए रख सके। यह विस्तृत दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं का मनोवैज्ञानिक विकास अक्सर जुड़ाव और संबंधता के इर्द गिर्द घूमता है। हालांकि इसे कभी कभी कमजोरी माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह सामाजिक एकजुटता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक उच्च स्तर है। यह आत्मसंपर्तीय जेंडर के सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण को समझने में एक अनिवार्य कड़ी है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संदर्भ में कार्यस्थल पर जेंडर मुद्दों पर चर्चा कीजिए। अब दोस्तों, कार्यस्थल होता है क्या? कार्य का मतलब होता है काम, ठीक है, और स्थल का मतलब होता है जगह। कार्यस्थल जेंडर मुद्दों पर चर्चा कीजिए। तो भारतीय कार्यस्थल पर जेंडर मुद्दे सामाजिक मानदंडों, पितृसत्तात्मक संरचनाओं और आर्थिक बदलावों का एक जटिल मिश्रण है। भारत में महिलाएं तेजी से पेशेवर क्षेत्रों में कदम रख रही है, लेकिन फिर भी उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके करियर के विकास को प्रभावित करती है। भारतीय संदर्भ में कार्यस्थल पर प्रमुख जेंडर मुद्दे निम्नलिखित हैं, जैसे कांच की छत यानी कि ग्लास सेलिंग। भारतीय कॉर्पोरेट जगत में महिलाओं के लिए शीर्ष पदों तक पहुंचना अभी भी कठिन है। एक अदृश्य बाधा या ग्लास सीलिंग उन्हें उच्च प्रबंधन भूमिकाओं से रोकती है। यह अक्सर इस रूढ़िवादी सोच के कारण होता है कि महिलाएं नेतृत्व के दबाव को सहन नहीं कर पाएंगी या वे परिवार को प्राथमिकता देंगी। अगला स्टेप है दोस्तों, दोहरा बोझ यानी कि डबल बर्डन। भारतीय समाज में कामकाजी महिलाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे दफ्तर के साथ साथ घर के सभी काम और बच्चों की देखभाल भी पूरी तरह से संभालें। इस दोहरे बोझ के कारण महिलाएं अक्सर तनाव का शिकार होती है या करियर के ब्रेक लेने पर मजबूर हो जाती है। और ये सच बात है दोस्तों, एक महिला कोई जॉब करती है तो उसको दोहरा बोझ हो जाती है। यानी कि दोहरा बोझ का ही मतलब है दो काम या दो जगह कार्य करने वाले को दोहरा बोझ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर कोई जॉब करती है, कोई भी लेडीज़ या कोई भी स्त्री जॉब करती है तो दोस्तों, तो जॉब में भी जाके कार्य करना पड़ता है और घर में भी आके उसको खाना बनाना पड़ता है दोस्तों, बच्चे का देखभाल करना पड़ता है, बच्चे को फ्रेश करना पड़ता है, हस्बैंड का भी वो देख रेख करना पड़ता है, उसका कपड़े धोना पड़ते हैं। तो दोस्तों ये इसी चीज़ को बोलते हैं दोहरा बोझ। तो और ये हमारे स्त्री लोग जो है ना शिकार हो जाती है, इसी कारण से करियर ब्रेक हो जाती है, करियर ख़राब हो जाता है, मजबूर हो जाती है करियर को ख़राब करने के लिए, मजबूरी में करियर ख़राब कर लेते हैं उन लोग। तो इसीलिए इस चीज़ को दूर करने के लिए हमारे ये चैप्टर आए हैं, ठीक है दोस्तों। इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग समझेंगे। अब आइए वेतन अंतराल यानी कि जेंडर पे गैप।
समान योग्यता और अनुभव के बावजूद भारत में कई क्षेत्रों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। यह भेदभाव असंगठित क्षेत्रों में और भी अधिक स्पष्ट है। जाहिर सी दोस्तों, अगर पुरुष और स्त्री दोनों अगर एक जगह कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसी जगह महिला या स्त्री को कम वेतन देते हैं और पुरुष को अधिक वेतन देते हैं, तो इसी चीज़ को भेदभाव हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ को भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें जो कार्य देते हैं उसे समान रूप से दोनों को समान वेतन देना चाहिए। अब आइए दोस्तों, कार्यस्थल पर सुरक्षा और उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न भारतीय कार्यस्थलों पर एक गंभीर मुद्दा है, यानी कि भारतीय कार्य जगहों में एक गंभीर मुद्दा है। हालांकि विशाखा दिशा निर्देश और POSH एक्ट 2013 जैसे कानून मौजूद है, लेकिन सामाजिक शर्म और नौकरी खोने के डर से कई मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते। आई होप आप लोग समझते ही होंगे दोस्तों। सामाजिक रूढ़िवादिता और नेटवर्किंग। भारत में देर रात तक काम करना या दफ्तर के बाद की नेटवर्किंग जैसे क्लब कल्चर को अक्सर महिलाओं के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। इससे वे उन अनौपचारिक सूचनाओं और अवसरों से वंचित रह जाती है जो पुरुषों को आसानी से मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, हम हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में ऐसा वर्क देखा जाता है, ऐसा कार्य देखा जाता है, जैसे कि अगर देर रात तक महिला काम करती हैं तो उसे अच्छी बात नहीं समझते हैं, लेकिन उसी जगह पुरुष करती हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, महिला करती हैं तो दिक्कत आ जाती है। यानी कि इसी चीज़ को बोलती है अनौपचारिक सूचनाओं। ओके दोस्तों, इन मुद्दों के समाधान के लिए केवल कानूनी प्रावधान ही काफ़ी नहीं है। देखो दोस्तों, ये चीज़ बोले थे ना उससे पहले कि ये जितनी भी चीज़ सारा चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, इसका समाधान के बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे। देखो वही चीज़ समाधान आ गया। इन मुद्दों के समाधान के लिए केवल कानूनी प्रावधान ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कार्यस्थल की संस्कृति में बदलाव और जेंडर संवेदीकरण की अत्यंत आवश्यकता है। यानी कि संवेदीकरण की अत्यंत आवश्यकता है दोस्तों। इस चीज़ को हम लोग गौर करेंगे और हम लोग इसका बारे में चर्चा करेंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 8, क्या जेंडर नेतृत्व शैलियों को प्रभावित करता है? चर्चा कीजिए। दोस्तों यहाँ कह रहा है क्या जेंडर नेतृत्व शैलियों को प्रभावित करता है। नेतृत्व का मतलब होता है दोस्तों किसी व्यक्ति, समूह या संगठन का सही मार्गदर्शन करना। नेतृत्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समूह या संगठन का सही मार्गदर्शन करना या किसी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन दिखाना। समझ में आ गया दोस्तों। और शैलियों को प्रभावित करती है। चर्चा कीजिए, उसके बारे में चर्चा करने बोल रहे हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, नेतृत्व और जेंडर के बीच के संबंध पर वर्षों से मनोवैज्ञानिक शोध होते रहे हैं। दोस्तों शोध के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका था कि शोध का मतलब होता है क्या है। किसी विषय को गहराई से समझना या किसी चीज़ के बारे में गहराई से जानकारी लेना। ठीक है दोस्तों, उसी को हम शोध बोलते हैं। और नेतृत्व का मतलब क्या होता है उसके बारे में बता दिया हूँ कि किसी व्यक्ति, समूह या संगठन का सही मार्गदर्शन दिखाना या किसी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी देना ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। नेतृत्व और जेंडर के बीच संबंध पर वर्षों से मनोवैज्ञानिक शोध होते रहे हैं।
ठीक है। यह प्रश्न कि क्या पुरुष और महिलाएं अलग तरह से नेतृत्व करते हैं हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। शोध बताते हैं कि नेतृत्व शैली, यानी कि शैली का मतलब होता है दोस्तों तरीका। शैली का मतलब क्या होता है? तरीका, ठीक है। मैं अंतर जैविक होने के बजाय अक्सर सामाजिक अपेक्षाओं और जेंडर सामाजिकरण का परिणाम होता है। ओके दोस्तों, सामान्यतः नेतृत्व की दो प्रमुख शैलियों की पहचान की गई है, यानी कि नेतृत्व की दो प्रमुख तरीका की पहचान की गई है। पहला है कार्यात्मक नेतृत्व, जिसका इंग्लिश है ट्रांसैक्शनल लीडरशिप। दूसरा है परिवर्तनकारी नेतृत्व, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। अब आइए दोस्तों, परिवर्तनकारी नेतृत्व और महिलाएं। कई अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं अक्सर परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली अपनाती है और यह हकीकत में सच में ऐसा है। कई अध्ययन, यानी कि कई ऐसा कार्य करते हैं, कई ऐसा अध्ययन करते हैं, कई ऐसा कार्य को वो ईजाद करती हैं, कई ऐसा चीज़ को, जानकारी को वो अध्ययन करते हैं अपनी ओर कि महिलाएं जो है अक्सर परिवर्तनकारी नेतृत्व शैली अपनाती है, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा जानकारी लेते हैं और उसका तरीका बताते हैं, ठीक है, तरीका अपनाती है कि वे अपने टीम के सदस्यों को प्रेरित करने, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाने और सामूहिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने में अधिक कुशल होती है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग समझ ही रहे होंगे। वे लोकतांत्रिक और सहभागी का इंग्लिश होता है पार्टिसिपेटिव, ठीक है, यानी कि सहभागी शैली का उपयोग करती है। दोस्तों, जो पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे कि अगर एक ही जगह अगर हम लोग 5 आदमी 10 आदमी काम करते हैं तो मिलजुल करने की, इसी कार्य को मिलजुल के जो हम लोग कार्य करते हैं, जो किसी चीज़ का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पार्टिसिपेटिव, यानी कि सहभागी। शैली मतलब होता है तरीका, उस चीज़ का तरीका को खोज करते हैं, उपयोग करते हैं, जहां हर सदस्य की राय का सामना किया जाता है, हर व्यक्ति का राय, डिसीजन का सामना किया जाता है। तो दोस्तों, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? परिवर्तनकारी नेतृत्व और महिलाएं, या फिर सहभागी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। चलिए दोस्तों, अब आइए कार्यात्मक नेतृत्व और पुरुषों को अक्सर कार्यात्मक नेतृत्व शैली से जोड़ा जाता है, यानी कि जो पुरुष होते हैं, मर्द जो होते हैं, उसको हमेशा अक्सर कार्यात्मक यानी कि कार्य करने के नेतृत्व यानी कि शैली, कार्य करने का जो तरीका होता है, हुनर होता है, उससे वो जोड़ा जाता है, जो पुरस्कार और दंड के सिद्धांत पर आधारित होती है। जो पुरस्कार और दंड से सिद्धांत पर आधारित होती है, उनकी शैली अधिक निर्देशात्मक यानी कि डायरेक्टिव, निर्देश देना, आदेश देना, उसी का इंग्लिश होता है डायरेक्टिव, और सत्तावादी हो सकती है। वे कार्यों को पूरा करने और लक्ष्य को प्राप्त करने पर अधिक केंद्रित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझेंगे पुरुष के बारे में। पुरुष जो है दोस्तों अधिक कार्यशीलता, अधिक कार्य करने वाला और अधिक केंद्रित होते हैं दोस्तों, जो कि वो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। अब अगला स्टेप है दोस्तों जेंडर का प्रभाव और सामाजिक दबाव। नेतृत्व शैली में अंतर का एक बड़ा कारण जेंडर भूमिका अनुरूपता, यानी कि जेंडर भूमिका अनुरूपता का इंग्लिश से जेंडर रोल कॉन्ग्रुइटी।
कंग्रुइटी है दोस्तों, है यदि एक महिला नेता बहुत सख्त का या दबंग पुरुष की तरह, कोई लेडीज़ अगर एक लीडर बनते हैं या नेता बनते हैं जो वो कार्य करते हैं दबंग टाइप का पुरुष की तरह, तो व्यवहार करती है, तो समाज उसे अभिप्रिय मानता है। क्या मानता है? अभिप्रिय मानता है। अभिप्रिय मतलब बोले तो बहुत अच्छा, बहुत कार्यशीलता, उसी को बोलते हैं दोस्तों अभिप्रिय मानना, है ना। तो वही यदि वह बहुत कोमल होती है तो उसे अक्षम समझा जाता है। इस विरोधाभास के कारण महिला नेताओं को अपनी शैली में बहुत संतुलन बनाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग आई होप समझते ही होंगे अच्छे से। चलिए, यहाँ यह कहा जा सकता है कि हालांकि जेंडर नेतृत्व की प्राथमिक शैली को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आधुनिक समय में प्रभावी नेतृत्व जेंडर तटस्थ होता जा रहा है। सबसे सफल नेता वे होते हैं जो स्थिति के अनुसार अपनी शैली को बदल सकते हैं। जाहिर सी बात है, सबसे अच्छा नेता वो होते हैं दोस्तों जो अपना कार्य को अपने समय, यानी कि जिस जैसा समय वैसा कार्य, है ना दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसे वैसा वक्त जो है उस तरीका को वो अपनाते हैं, जिस वक्त जैसा कार्य आते हैं उस तरह का वो अपना कार्य को अंजाम देते हैं दोस्तों। तो उसी को बोलते हैं, यानी कि सबसे सफल नेता वे होते हैं जो स्थिति के अनुसार, यानी कि अपने समय के अनुसार अपनी शैली को बदल सकते हैं। आज के संगठन भावनात्मक बुद्धिमत्ता जो अक्सर महिलाओं से जोड़ी जाती है और रणनीतिक कठोरता जो पुरुषों से जुड़ी जाती है, दोनों के मिश्रण की मांग करते हैं दोस्तों। ये चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ था दोस्तों। अच्छे से आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझते होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, जेंडर शोध में मात्रात्मक विधियों पर चर्चा कीजिए। मात्रात्मक शोध विधियों को उद्देश्य जेंडर से संबंधित सामाजिक घटनाओं को संख्यात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण के माध्यम से समझना है। ये विधियाँ वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी और सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन सॉरी दोस्तों, ये है जनरलाइजेशन पर आधारित होती है, जिससे शोधकर्ता जेंडर आधारित प्रवृत्तियों को व्यापक स्तर पर माप सकते हैं। दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूँ कि शोधकर्ता का मतलब होता क्या है या शोध का मतलब होता क्या है। शोध का मतलब होता है या शोधकर्ता का मतलब होता है किसी व्यक्ति का कार्य या समूह या संगठन का सही मार्गदर्शन करना, या किसी व्यक्ति का कार्य को अच्छे तरीके से उसका मार्गदर्शन करना, किसी व्यक्ति का अच्छी या किसी कार्य का अच्छे मार्गदर्शन देना, उस चीज़ को भी बोलते हैं शोधकर्ता। चलिए दोस्तों, अब आएंगे जेंडर शोध में प्रमुख मात्रात्मक विधियाँ निम्नलिखित है। सर्वेक्षण का इंग्लिश होता है दोस्तों सर्वेस, है ना, जिसको बोलते हैं सर्वे। यह सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। इसमें शोधकर्ता बंद प्रश्नावली, है ना, शोधकर्ता बंद प्रश्नावली यानी कि क्लोज इंडेड क्वेश्चननेयर्स का उपयोग करके एक बड़ी जनसंख्या से डेटा एकत्र करता है। एक तरह का मतलब होता है दोस्तों जमा करना। उदाहरण के लिए जेंडर रूढ़ियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण को जानने के लिए 5 पॉइंट लिकट स्केल का उपयोग किया जा सकता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान, उसका इंग्लिश होता है दोस्तों एक्सपेरिमेंटल रिसर्च।
इसमें शोधकर्ता एक नियंत्रित वातावरण में चरों का इंग्लिश होता है दोस्तों वेरिएबल्स के बीच कार्य कारण संबंध की जांच करता है। उदाहरण के लिए यह जांचना कि क्या किसी व्यक्ति का जेंडर उसकी नौकरी के साक्षात्कार के परिणामों को प्रभावित करता है। इसमें दो समूह, एक पुरुष और एक महिला प्रोफाइल को समान योग्यता के साथ प्रस्तुत किया जाता है और चयनकर्ताओं की प्रतिक्रिया मापी जाती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कोई भी चीज़ के बारे में किसी को अगर जॉब देते हैं या कोई चीज़ देते हैं उसका पहले फैकल्टी देखते हैं दोस्त, क्वालिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं, उसका क्या फैकल्टी है, क्या नॉलेज है, क्या डिग्री है उसके पास, है ना, तभी उसको जॉब दिया जाता है। जिसका ज़्यादा अच्छा रहता है तो उसको जॉब दिया जाता है, जिसका कम अच्छा रहता है उसको नहीं दिया जाता है, या तो जिसका ज़्यादा अच्छा रहता है उसको बड़ा पद देते हैं, जिसका कम अच्छा रहता है उसको छोटा पद देते हैं। दोस्तों यही चीज़ होता है, चयनकर्ताओं का प्रतिक्रिया मापी जाती है। अब आइए संबंधात्मक शोध, कोरिलेशनल रिसर्च। इस विधि का उपयोग दो चरों के बीच संबंध की मजबूती को मापने के लिए किया जाता है, जैसे शिक्षा के स्तर और जेंडर समानता के प्रति जागरूकता के बीच क्या संबंध है। मात्रात्मक विधियों के लाभ और सीमाएं। इन विधियों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनके निष्कर्ष को बड़ी जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। ये डेटा में मौजूद पक्षपात को कम करती है और स्पष्ट तुलनात्मक आंकड़े प्रदान करती है। हालांकि इनकी सीमा यह है कि जेंडर के गहरे व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और सामाजिक संदर्भों की व्याख्या नहीं कर पाते। ये क्या हो रहा है यह तो बता देती है, लेकिन क्यों हो रहा है इसकी गहराई में नहीं जा पाती। इसलिए जेंडर शोध में अक्सर मात्रात्मक डेटा को गुणात्मक विवरणों के साथ जोड़ना सबसे प्रभावी माना जाता है। ओके दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 में, जेंडर रूढ़ियों क्या है। जेंडर रूढ़ियों क्या है? जेंडर रूढ़ियों के विभिन्न घटकों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए। जेंडर रूढ़ियों का इंग्लिश होता है दोस्तों जेंडर स्टीरियोटाइप्स। उन सरलीकृत का मतलब होता है दोस्तों आसान, सरल, शुद्ध, अच्छा, है ना, और व्यापक धारणाओं को कहते हैं, जो समाज पुरुषों और महिलाओं की विशेषताओं, क्षमताओं और व्यवहारों के बारे में बना लेता है। ये धारणाएं अक्सर बिना किसी वैज्ञानिक आधार के होती है और व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत गुणों के बजाय केवल उनके जेंडर के आधार पर आंकती है। जेंडर रूढ़ियों के 4 मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। नंबर 1, व्यक्तित्व लक्षण, यानी कि पर्सनालिटी ट्रेट्स। यह समाज की वह अपेक्षा है कि पुरुष और महिलाएं भावनात्मक रूप से कैसे होने चाहिए। उदाहरण, महिलाओं को अक्सर भावुक, कोमल और देखभाल करने वाली माना जाता है, जबकि पुरुषों को आत्मविश्वासी, कठोर और तार्किक माना जाता है। पहले बता चुका था दोस्तों, महिलाओं को कोमलता और देखभाल करने वाली और कार्य करने वाली और अपने घर को संभालने वाली माना जाता है, जबकि पुरुषों को इसी जगह आत्मविश्वासी, यानी कि उसके ऊपर विश्वास अधिक करते हैं और वो कठोर होते हैं और तार्किक होते हैं। ठीक है दोस्तों, घरेलू भूमिकाएं, डोमेस्टिक रोल्स, यह समाज द्वारा तय किया गया कार्य विभाजन है। उदाहरण, यह रूढ़िवादी सोच के बच्चों को पालना
और रसोई संभालना केवल महिला का काम है, जबकि घर के लिए पैसे कमाना और बाहरी निर्णय लेना पुरुष का काम है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, महिला भी बाहर कमा सकती है और पुरुष भी खाना बना सकता है। आइए नंबर 3 में दोस्तों, व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशंस। कुछ नौकरियों को जेंडर के आधार पर बांट दिया जाता है। उदाहरण, नर्स, प्राथमिक शिक्षक या रिसेप्शनिस्ट की नौकरियों को महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है ना, जबकि इंजीनियरिंग, पायलट या सेना की भूमिकाओं को पुरुषों के लिए स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, नर्स लड़का भी होते हैं, प्राथमिक शिक्षक लड़का भी होते हैं, रिसेप्शनिस्ट लड़का भी होते हैं दोस्तों, है ना। उसके बाद जबकि इंजीनियरिंग लड़की भी करते हैं दोस्तों, पायलट लड़के भी बनते हैं, सेना लड़के भी बनते हैं। तो दोस्तों पुरुष जो कार्य करते हैं तो वो स्त्री भी कर सकते हैं, जो स्त्री कार्य करते हैं वो पुरुष भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नंबर 4, शारीरिक उपस्थिति यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, है ना। यह जेंडर के अनुसार शरीर और पहनावे के मानकों को तय करता है। उदाहरण, महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे सुंदर, सुडौल और लंबे बालों वाली हो, जबकि पुरुष से अपेक्षित है कि वे लंबे, चौड़े कंधों वाले और मजबूत कद काठी के हो। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग समझ जाएंगे दोस्तों। ये रूढ़ियाँ बचपन से ही जेंडर समाजीकरण के माध्यम से सिखाई जाती है। इनका सबसे नकारात्मक प्रभाव यह है कि ये व्यक्ति की वास्तविक क्षमता और प्रतिभा को सीमित कर देती है। जब कोई व्यक्ति इन रूढ़ियों को तोड़ता है, जैसे एक पुरुष का हाउस हस्बैंड बनना या एक महिला का मैकेनिक बनना, तो समाज अक्सर उन्हें आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है। जाहिर सी बात है, सही बात है दोस्तों। नहीं कि अगर कोई लड़की इंजीनियरिंग करते हैं या फिर मैकेनिक बनते हैं तो लड़की को बोलते हैं क्या कि ये काम लड़की का नहीं है, लड़कों का है। अगर कोई लड़का हाउस हस्बैंड बनता है तो बहुत कोई बोलते हैं इस लड़का को हाउस हस्बैंड नहीं बनना चाहिए, ये सब काम लड़कियों का है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप लोग भी इस चीज़ को समझ ही लिए होंगे और समझ सकते हैं, है ना। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में। सेम क्वेश्चन इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, समझा चुका हूँ, फिर भी एक बार नज़र दौड़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा ध्यान में आ जाएंगे। लिंग, जेंडर और यौन अभिविन्यास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ भी अंतर पूछ रहा है, वहाँ भी अंतर पूछ रहा था दोस्तों। सिर्फ वहाँ पे था लिंग और जेंडर था, और यहाँ पे ये तीनों है, लिंग, जेंडर और यौन अभिविन्यास के बीच अंतर स्पष्ट करने बोल रहे हैं ना। तो लिंग, जेंडर और यौन अभिविन्यास 3 अलग अलग मनोवैज्ञानिक और जैविक अवधारणाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें अक्सर एक समझ लिया जाता है। लिंग, सेक्स यानी कि पूरी तरह से जैविक है, जो जन्म के समय शारीरिक विशेषताओं जैसे जननांगों, गुणसूत्र जैसे XX या XY और हार्मोन के आधार पर निर्धारित होता है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ओके दोस्तों, अब आइए जेंडर। एक सामाजिक निर्माण है। यह उन भूमिकाओं, व्यवहारों और पहचानों को दर्शाता है जिन्हें समाज पुरुष या स्त्री के रूप में परिभाषित करता है। जेंडर इस बात से संबंधित है कि आप समाज में खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं और सामाजिक अपेक्षाओं को कैसे निभाते हैं। उदाहरण के लिए, कोमलता को स्त्रीत्व से जोड़ना जेंडर का हिस्सा है। अब आइए दोस्तों, यौन अभिविन्यास, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति भावनात्मक, रोमांटिक या यौन आकर्षण है। यह इस बारे में
है कि आप किसकी ओर आकर्षित होते हैं, जैसे विषम लैंगिकता, समलैंगिकता या उभय लैंगिकता। लिंग, जैविक संरचना यानी कि बायोलॉजिकल। जेंडर, सामाजिक पहचान, सोशल आइडेंटिटी, यौन अभिविन्यास। आकर्षण की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन। इन तीनों के बीच का अंतर समझना इसलिए आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि एक व्यक्ति का लिंग पुरुष हो सकता है, उसकी जेंडर पहचान स्त्री हो सकती है और उसका यौन अभिविन्यास उभयलिंग हो सकता है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, जेंडर के विकासवादी दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। जेंडर का विकासवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में अंतर जैविक अनुकूल और प्राकृतिक चयन का परिणाम है। इस सिद्धांत के अनुसार आदिम काल में जीवित रहने और सफल प्रजनन के लिए पुरुषों और महिलाओं ने अलग अलग रणनीतियाँ अपनाई, जो आज भी उनके व्यवहार में दिखाई देती है। इस दृष्टिकोण के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। प्रजनन निवेश यानी कि पेरेंटल इन्वेस्टमेंट। महिलाएं प्रजनन में अधिक समय और ऊर्जा निवेश करती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रजनन के समय महिलाओं को दर्द प्रॉब्लम होती है, ब्लीडिंग होती है, बहुत सारा चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। उस चीज़ को वो इतना कंट्रोल करती है, बर्दाश्त करती है और वो संभालती है, जितना कि उसका एक आधा भी पुरुष नहीं कर पाएंगे। उसके बाद गर्भावस्था और स्तनपान, इसलिए वे साथी चुनने में अधिक चयनात्मक होती है और संसाधन संपन्न साथियों को प्राथमिकता देती है। अब आइए दोस्तों शिकारी संग्रहकर्ता मॉडल। विकासवादी मनोवैज्ञानिकों का तर्क है कि पुरुष शिकारी थे, जिससे उनकी आक्रामकता, स्थानिक कौशल यानी कि स्पेशल स्किल और प्रतिस्पर्धा विकसित हुई। जिसमें उनमें सामाजिक कौशल और विकसित हुई है। वही महिलाएं संग्रहकर्ता और देखभाल करने वाली थी, जिससे उसमें सामाजिक कौशल और सहानुभूति अधिक विकसित हुई। अब आइए दोस्तों यौन चयन यानी कि सेक्सुअल सिलेक्शन। पुरुष अक्सर शारीरिक शक्ति और संसाधनों का प्रदर्शन करते हैं ताकि वे अन्य पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके और साथियों को आकर्षित कर सके। ठीक है दोस्तों, आलोचकों का मानना है कि यह दृष्टिकोण सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की अनदेखी करता है, लेकिन यह जेंडर अंतर के जैविक मूल को समझने में महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। चलिए दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से किन्हीं दो सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए जो जेंडर भिन्नता का वर्णन करते हैं। क्वेश्चन कहता है, फिर से बोलते हैं दोस्तों, फिर से समझिए, आप फिर से सुनिए। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से किन्हीं दो सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए जो जेंडर भिन्नता का वर्णन करते हैं। आंसर है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यह मानता है कि जेंडर भिन्नता बच्चों द्वारा सूचनाओं को संसाधित करने और दुनिया को समझने के तरीके से उत्पन्न होती है। इसके दो प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत।
कोहलबर्ग के अनुसार जेंडर विकास बच्चों के मानसिक विकास के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें 3 चरण होते हैं। इसमें कितना चरण होते हैं दोस्तों? 3 चरण होते हैं। जेंडर पहचान, स्वयं को लड़का या लड़की कहना। जेंडर स्थिरता, यह समझना कि जेंडर समय के साथ नहीं बदलता। और जेंडर निरंतरता, यह समझना कि कपड़े या बाल बदलने से जेंडर नहीं बदलता। एक बार जब बच्चा जेंडर को स्थिर मान लेता है तो वह सक्रिय रूप से अपने जेंडर के अनुकूल व्यवहारों को अपनाना शुरू कर देता है। नंबर 2, सैंड्रा बेम का जेंडर स्कीमा सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि समाज बच्चों को मानसिक ढांचे या स्कीमा प्रदान करता है। बच्चे इन स्कीमाओं का उपयोग सूचनाओं को वर्गीकृत करने के लिए करते हैं। वे यह सीखते हैं कि कौन सी चीज़ें लड़कों के लिए है और कौन सी लड़कियों के लिए। यह स्कीमा एक फिल्टर की तरह काम करता है जिससे बच्चा केवल अपने जेंडर से संबंधित सूचनाओं पर ध्यान देता है और उन्हें याद रखता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझते होंगे दोस्तों। यह दोनों सिद्धांत जेंडर को बाहरी दबाव के बजाय यह एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं, लिंग या जेंडर से संबंधित मतभेदों के सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। लिंग और जेंडर से संबंधित मतभेदों को समझने के लिए कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए गए हैं। यह सिद्धांत मुख्य रूप से प्रकृति यानी कि नेचर और पोषण यानी कि नर्चर के द्वंद्व पर आधारित है। प्रमुख सिद्धांतों का विवरण इस प्रकार है। जैविक सिद्धांत यह मानता है कि हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और मस्तिष्क की संरचना में अंतर ही जेंडर मतभेदों का असली कारण है। उदाहरण के लिए पुरुषों में अधिक आक्रामकता को टेस्टोस्टेरोन से जोड़ा जाता है। अब आइए दोस्तों सामाजिक शिक्षण सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी। बंडूरा के अनुसार बच्चे अपने आसपास के बड़ों के व्यवहार का अवलोकन करके और अनुकरण करके जेंडर भूमिकाएं सीखते हैं। उन्हें जेंडर अनुकूल व्यवहार के लिए पुरस्कार और प्रतिकूल व्यवहार के लिए दंड मिलता है। तो चलो दोस्तों, मतलब यहाँ कहने का मतलब है बंडूरा के अनुसार बच्चे अपने बड़ों से या अपने माता पिता से देख के जो भी चीज़ सीखते हैं, जो भी चीज़ जानकारी लेते हैं, जो भी चीज़ नॉलेज अपने ओर ग्रहण करते हैं, तो वो चीज़ बड़ों से सीखते हैं, वो माता पिता सीखते हैं, वो पेरेंट्स से सीखते हैं। दोस्तों सामाजिक भूमिका सिद्धांत। एलिस इगली का तर्क है कि जेंडर मतभेद समाज में श्रम के विभाजन से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि महिलाएं अक्सर घरेलू भूमिकाओं में रही है, इसलिए उन्हें देखभाल करने वाला माना जाने लगा, जबकि पुरुष को परदाता के रूप में देखा गया है। ये सिद्धांत दर्शाते हैं कि जेंडर मतभेद केवल शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और परवरिश का एक जटिल परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 15, गैर मौखिक व्यवहार में जेंडर भिन्नता की व्याख्या कीजिए। गैर मौखिक व्यवहार नॉन वर्बल बिहेवियर में जेंडर विभिन्नता संचार के उन पहलुओं को दर्शाती है जहां हम बिना बोले संदेश भेजते हैं। शोध बताते हैं कि महिलाएं और पुरुष शारीरिक भाषा और हाव भाव का उपयोग अलग अलग तरीके से करते हैं। दोस्तों यहाँ गैर मौखिक का मतलब होता है बिना बोले अपनी बात
भावनाएं या संदेश दूसरों तक पहुंचाना, उसी को गैर मौखिक बोलते हैं दोस्तों। मुख्य भिन्नताएं निम्नलिखित है। चेहरे के हाव भाव, यानी कि अगर आप किसी भी महिला हो या किसी भी पुरुष हो, उसका अगर आप चेहरे देखते हैं तो उसका हाव भाव, उसका बोलने का चलन, उसका आइस कांटेक्ट, यानी कि कैसा उसका चाल चलन, उसका कैसा हाव भाव है, उससे पता चल जाता है। जैसे कि महिला पुरुष की तुलना में अधिक मुस्कुराती है। इसे अक्सर सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने और दूसरों को सहज महसूस कराने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेत्र संपर्क, यानी कि आई कांटेक्ट। महिलाएं बातचीत के दौरान अधिक आई कांटेक्ट बनाए रखती है, जो उनके संबंध केंद्रित संचार को दर्शाता है। इसके विपरीत पुरुष अक्सर सीधे संपर्क के बजाय थोड़ा दूर देखना पसंद करते हैं। शारीरिक दूरी, यानी कि प्रोक्सेमिक्स। पुरुष अक्सर अधिक स्थान घेरते हैं, जैसे हाथ पैर फैलाकर बैठना, जो उनके प्रभुत्व या शक्ति को दर्शाता है। महिलाएं अक्सर कम स्थान घेरती है और अपनी शारीरिक गतिविधियों को सीमित रखती है। ये सब चीज़ आसान है दोस्तों, आप लोग भी एक बार पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है। स्पर्श, यानी कि टच। जेंडर के आधार पर स्पर्श का अर्थ बदल जाता है। महिलाएं अक्सर सहानुभूति और जुड़ाव के लिए स्पर्श का उपयोग करती है, जबकि पुरुषों में स्पर्श अक्सर नियंत्रण या स्थिति को दर्शाने के लिए हो सकता है। ये अंतर अक्सर जेंडर समाजीकरण का परिणाम होते हैं, जहां महिलाओं को मिलनसार और पुरुषों को प्रभावशाली देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। LGBT समुदाय के मनोसामाजिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। LGBT समुदाय को समाज में अपनी पहचान के कारण कई गंभीर मनोसामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये मुद्दे अक्सर सामाजिक भेदभाव और स्वीकार्यता की कमी से उत्पन्न होते हैं। प्रमुख मनोसामाजिक मुद्दे निम्नलिखित हैं। सामाजिक कलंक और भेदभाव। सामाजिक के मुख्य धारा से बहिष्कार और उपहास के कारण इस समुदाय के व्यक्तियों में अल्पसंख्यक तनाव, यानी कि माइनॉरिटी स्ट्रेस पैदा होती है। उन्हें अक्सर परिवार और कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य। इस समुदाय और अवसाद, यानी कि डिप्रेशन, चिंता, एंग्जायटी और आत्मघाती विचारों की दर सामान्य आबादी से अधिक देखी गई है। यह उनके प्रति समाज के शत्रुतापूर्ण व्यवहार का परिणाम है। शत्रुता का मतलब बताए थे आपको कि दुश्मनी भरा या आक्रमण, नहीं, उसका व्यवहार का परिणाम है। ठीक है दोस्तों। अब आइए पहचान का संकट। क्या है? पहचान का संकट अपने वास्तविक पहचान को छिपाने, यानी कि क्लोजेट रहने का दबाव आंतरिक दबाव पैदा करता है। अपनी पहचान उजागर करने, कमिंग आउट, यानी कि उजागर करने का मतलब होता है कमिंग आउट, पर उन्हें परिवार से निकालने जाने या हिंसा का डर रहता है। कानूनी और स्वास्थ्य बाधाएं। कई जगहों पर भेदभाव विरोधी कानूनों की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में संवेदनहीनता उनकी समस्याओं को और बढ़ा देती है। इन मुद्दों के समाधान के लिए समाज में जेंडर विविधता के प्रति शिक्षा और समावेशी नीतियों की अत्यंत आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 17। जेंडर शोध में गुणात्मक जांच की प्रकृति और विधियों को स्पष्ट कीजिए। जेंडर शोध में गुणात्मक जांच, यानी कि क्वालिटेटिव इंक्वायरी
का उद्देश्य सांख्यिकी आंकड़ों के बजाय जेंडर के गहरे सामाजिक संदर्भों, व्यक्तिगत अनुभवों और अर्थों को समझना है। इसकी प्रकृति व्याख्यात्मक इंटरप्रेटिव होती है, जो कितने के बजाय क्यों और कैसे पर ध्यान केंद्रित करती है। प्रमुख गुणात्मक विधियाँ निम्नलिखित है। गहन साक्षात्कार इन डेप्थ इंटरव्यू, इसमें शोधकर्ता उत्तरदाता से विस्तार से बातचीत करता है। यह विधि महिलाओं या हाशिए के समूहों के व्यक्तिगत संघर्षों और उनकी जेंडर पहचान को समझने में बहुत प्रभावी है। निर्वंश विज्ञान एथनोग्राफी, शोधकर्ता किसी विशेष संस्कृति या समूह के भीतर रहकर उनके दैनिक जीवन और जेंडर व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करता है। फोकस समूह चर्चा FGD, इसमें लोगों के एक समूह के साथ किसी विशेष जेंडर मुद्दे जैसे कार्यस्थल पर भेदभाव पर चर्चा की जाती है, जिससे सामूहिक दृष्टिकोण सामने आते हैं। विषय वस्तु विश्लेषण, कंटेंट एनालिसिस, मीडिया विज्ञापनों या साहित्य में जेंडर के चित्रण का गुणात्मक विश्लेषण करना। यह दृष्टिकोण जेंडर को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखने में मदद करता है, जो केवल आंकड़ों से संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, जेंडर समाजीकरण की व्याख्या कीजिए। गिलिंग और फिस्क के उभयलिंगी लिंगवाद सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। जेंडर समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज बच्चों को उन मानदंडों और व्यवहारों को सिखाता है जो उनके लिंग के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। यह प्रक्रिया परिवार, शिक्षा और मीडिया के माध्यम से व्यक्ति की जेंडर पहचान को आकार देती है। लिंग और फिस्क का उभयलिंगी लिंग सिद्धांत एम्बिवैलेंट सेक्सिज्म थ्योरी लिंगवाद को दो परस्पर विरोधी रूपों में देखता है। नंबर 1, दुर्भावनापूर्ण लिंगवाद हॉस्टाइल सेक्सिज्म। यह महिलाओं के प्रति प्रत्यक्ष नकारात्मकता और क्रोध है। यह उन महिलाओं को निशाना बनाता है जो पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती देती है। नंबर 2, हितैषी लिंगवाद बेनेवोलेंट सेक्सिज्म। यह अधिक सूक्ष्म है। इसमें महिलाओं को नाजुक और सुरक्षा की पात्र मानकर उनकी सराहना की जाती है। हालांकि यह सकारात्मक लगता है लेकिन यह महिलाओं को पुरुषों के अधीन बनाए रखता है, क्योंकि यह मानता है कि महिलाएं पुरुषों के बिना अधूरी है। यह दोनों मिलकर उभयलिंगी लिंगवाद बनाते हैं, जो महिलाओं को एक साथ पुरस्कृत यदि वे पारंपरिक है और दंडित यदि वे स्वतंत्र है करता है, जिससे समाज में असमानता बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 19, जेंडर मनोविज्ञान को समझने में जैविक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। जेंडर मनोविज्ञान का जैविक दृष्टिकोण बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यह मानता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच व्यवहारिक अंतर का मुख्य कारण उनकी शारीरिक और आनुवंशिक संरचना है। इसके 3 मुख्य आधार हैं। हार्मोनल प्रभाव, शरीर में मौजूद रसायनों या जेंडर व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए टेस्टोस्टेरोन को पुरुषों में आक्रामकता और जोखिम लेने की प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है, जबकि एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन को महिलाओं में देखभाल और सामाजिक जुड़ाव से जोड़ा जाता है। गुणसूत्र, पुरुषों में XY और महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। माना जाता है कि ये आनुवंशिक निर्देश मस्तिष्क के विकास और व्यवहार को प्रभाव करते हैं।
मस्तिष्क की संरचना। कुछ शोध बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं के मस्तिष्क के कुछ हिस्से जैसे कॉर्पस कैलोसम अलग तरह से विकसित होते हैं, जो उनके स्थानिक कौशल या भाषाई क्षमता में अंतर पैदा करते हैं। हालांकि यह दृष्टिकोण ठोस आधार प्रदान करता है, लेकिन कई मनोविज्ञान इसकी आलोचना करते हैं क्योंकि यह पर्यावरण और सामाजिकरण के प्रभाव को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। क्वेश्चन नंबर 20, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतकारों द्वारा जेंडर के सिद्धांतीकरण को स्पष्ट कीजिए। जेंडर के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मुख्य रूप से सिगमंड फ्रायड के विचारों और आधारित है। फ्रायड का मानना था कि जेंडर पहचान का विकास बचपन के दौरान होने वाले मनोलैंगिक चरणों के माध्यम से होता है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। लैंगिक चरण यानी कि फाइलिक स्टेज। फ्रायड के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच बच्चा अपने जेंडर के प्रति जागरूक होता है। इस दौरान लड़के ओडिपस कॉम्प्लेक्स, माँ के प्रति आकर्षण और पिता से डर, और लड़कियों इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का अनुभव करती है। तादात्म्य यानी कि आइडेंटिफिकेशन। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए बच्चा अपने समान लिंग वाले माता पिता के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। लड़का अपने पिता के गुणों को अपनाता है और लड़की अपने माँ के। नैन्सी चोडोरो का दृष्टिकोण। बाद के सिद्धांतकारों जैसे चोडोरो ने तर्क दिया कि जेंडर अंतर केवल जैविक नहीं बल्कि माँ बच्चे के शुरुआती संबंधों पर आधारित है। लड़कियां माँ के साथ अपनी समानता महसूस करती है, जिससे उनमें अधिक जुड़ाव विकसित होता है, जबकि लड़के खुद को माँ से अलग करने की प्रक्रिया में स्वतंत्रता को महत्व देने लगते हैं। यह दृष्टिकोण अचेतन मन और पारिवारिक गतिशीलता को जेंडर निर्माण को मुख्य कारण मानता है। अब आइए दोस्तों शॉर्ट नोट्स में, है ना, छोटा क्वेश्चन आंसर है। जेंडर पहचान की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। जेंडर पहचान की विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। यानी कि जेंडर मतलब आप तो बता चुके हैं, विभिन्न मतलब होता है अलग अलग, श्रेणी मतलब होता है उसका पद, ठीक है, यानी कि आंकड़े। जेंडर पहचान एक व्यक्ति की वह गहरी आंतरिक भावना है जिसके माध्यम से वह स्वयं को एक पुरुष, महिला या किसी अन्य श्रेणी के रूप में पहचानता है। इसकी मुख्य श्रेणियों में सबसे पहले सीजेंडर आते हैं, जिनकी जेंडर पहचान उनके जन्म के समय निर्धारित लिंग से पूरी तरह मेल खाती है। इसके विपरीत ट्रांसजेंडर वे व्यक्ति होते हैं जिनकी आंतरिक पहचान उनके जैविक लिंग से भिन्न होती है। एक अन्य महत्वपूर्ण श्रेणी नॉन बाइनरी की है, जिसमें वे लोग शामिल होते हैं जो स्वयं को केवल पुरुष या महिला की पारंपरिक श्रेणियों में सीमित नहीं रखते और जेंडर को एक विस्तृत स्पेक्ट्रम के रूप में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, LGBTQIA+ व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले मनोसामाजिक मुद्दों पर चर्चा कीजिए। वही आंसर में LGBTQIA+ समुदाय को समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता और स्वीकार्यता की कमी के कारण अत्यंत कठिन मनोसामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे प्रमुख मुद्दा सामाजिक कलंक और भेदभाव है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है और उनके अल्पसंख्यक
तनाव को बढ़ाता है। परिवार द्वारा तिरस्कार और सामाजिक बहिष्कार के डर से वे अक्सर अपनी पहचान छिपाने पर मजबूर होते हैं, जिससे उनके भीतर गहरा भावनात्मक द्वंद्व और आत्मसम्मान की कमी पैदा होती है। कार्यस्थल पर सुरक्षा का अभाव और समावेशी नीतियों की कमी उनके करियर और सामाजिक विकास के मार्ग में निरंतर बाधा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 23, मृत्यु दर और रुग्णता में लिंग अंतर की व्याख्या कीजिए। स्वास्थ्य के वैश्विक आंकड़ों में मृत्यु दर और रुग्णता के बीच स्पष्ट लिंग अंतर पाया जाता है। मृत्यु दर के संदर्भ में, मृत्यु मतलब होता है मरा हुआ, ठीक है दोस्तों, संदर्भ में देखा जाए तो पुरुषों की जीवन प्रत्याशा आमतौर पर महिलाओं से कम होती है, क्योंकि पुरुष अक्सर अधिक जोखिम भरे कार्य, बाहरी हिस्सा और आक्रामक जीवन शैली की प्रति संवेदनशील होते हैं। इसके विपरीत रुग्णता यानी बीमारी की दर महिलाओं में अधिक देखी जाती है। महिलाएं अक्सर दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि गठिया, एनीमिया और अवसाद से अधिक प्रभावित होती है। यह अंतर न केवल जैविक संरचना के कारण है, बल्कि जेंडर आधारित सामाजिक भूमिकाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में समानता का भी परिणाम है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में, अवसाद और आत्महत्या में जेंडर भेद को बताइए। मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्तियों में जेंडर के आधार पर महत्वपूर्ण अंतर देखा जाता है। शोध दर्शाते हैं कि महिलाओं में अवसाद की दर पुरुषों की तुलना में लगभग 2 गुनी होती है, जिसका मुख्य कारण हार्मोन परिवर्तन और सामाजिक दबाव का दोहरा बोझ माना जाता है। वही आत्महत्या के मामले में एक विरोधाभास मौजूद है। जहाँ महिलाएं आत्महत्या का प्रयास अधिक बार करती है, वहीं पुरुष में आत्महत्या की सफलता दर बहुत अधिक होती है। इसका कारण यह है कि पुरुष अक्सर अधिक घातक और हिंसक तरीकों का चुनाव करते हैं, जो उनके जेंडर समाजीकरण और भावनात्मक अभिव्यक्ति की कमी को दर्शाता है। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जेंडर के विकास के संदर्भ में जेंडर स्कीमा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सेंड्रा बेम द्वारा प्रतिपादित जेंडर स्कीमा सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि जेंडर विकास एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जहां बच्चा अपने परिवेश से जेंडर संबंधी सूचनाओं को ग्रहण कर एक मानसिक ढांचा या स्कीमा तैयार करता है। इस स्कीमा के माध्यम से बच्चा दुनिया की हर वस्तु, व्यवहार और भूमिका को लड़का या लड़की की श्रेणियों में वर्गीकृत करना सीखता है। एक बार जब यह मानसिक ढांचा विकसित हो जाता है तो बच्चा अपनी स्वयं की पहचान और व्यवहार को इन्हीं श्रेणियों के अनुरूप ढालने लगता है। यह सिद्धांत यह प्रमाणित करता है कि जेंडर का विकास केवल नकल मात्र नहीं, बल्कि यह सक्रिय रूप से दुनिया को जेंडर के चश्मे से देखने का परिणाम है। तो चलिए दोस्तों, आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। तो ठीक है, आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और मेरा अगर हमसे बात करना चाहते हैं या हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दिया गया है, तो आप उनसे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।